हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं कपिल गंगवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज में। ठीक, तो बेटा इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 8 है बेटा। ठीक, इसके पहले इसके बेटा 7 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, कोई बच्चा वो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो पहले बेटा वो लेक्चर देखे, इसके बाद इस लेक्चर को देखे, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको बेटा हमने इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में समझाया है डिटेल से कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 7 देखें, उसमें आपको पता लगेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानेंगे। इसके बाद फिर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा निकालना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें बेटा कैलकुलेट करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या कैलकुलेट करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बेटा हमने लेक्चर नंबर 6 में बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आप लेक्चर नंबर 6 देखिए। ठीक, तो बेटा आज हम फिलहाल इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 स्थितियों में निकालते हैं बेटा। ठीक है, पहली स्थिति हमारी कौन सी है वो समझिए। पहली स्थिति है बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, दूसरी होती है बेटा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, और तीसरी स्थिति होती है बेटा हमारी जब हम किसी आवेश को यानी किसी जो बिंदु लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, वो अक्षीय और निरक्षीय में मतलब किसी भी स्थिति में अगर पॉइंट हो तो हमें वहां तीव्रता निकालनी होती है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा फिलहाल पहला जो हमारा पॉइंट है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आइए समझते हैं बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो बेटा क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, तो बेटा पहले हम आपको इसमें थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताते हैं क्या होता है। देखो बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये एक ऐसी रचना होती है, वैसे हमने इसको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है बेटा। ठीक है, थोड़ा समझाते हैं इसको। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये एक ऐसी रचना होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक आवेश बेटा हमने लिया कितना प्लस क्यू, तो दूसरा आवेश कितना लेंगे बेटा, दूसरा आवेश लेंगे माइनस क्यू। ठीक है, कौन सा लेंगे, माइनस क्यू। ठीक है, अगर बेटा इधर प्लस का क्यू है तो इधर माइनस का क्यू, इधर प्लस का 2 क्यू है तो इधर माइनस का 2 क्यू। ठीक है, मतलब बेटा जितना आवेश इधर होगा उतना ही आवेश इधर होगा। ठीक, इधर जितना प्लस में होगा इधर उतना ही माइनस में। और इनके बीच की दूरी कैसी होगी बेटा, बहुत कम। तो बीच की दूरी को हम मानते हैं बेटा यहाँ पे 12, क्या मानते हैं, 12। ठीक है, और एक होता है बेटा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो समझिए बेटा। इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के मान को, कितने आवेश है बेटा इसमें, दो, तो दोनों में से किसी भी एक आवेश के मान, कोई भी एक आवेश ले लो बेटा, तो ये भी क्यू है और ये भी कितना है, क्यू। तो इसको हमने ले लिया, किसी भी एक को, साइन नहीं लेना बेटा, केवल क्या लेना है, आवेश। ठीक है, चिन्ह उसका नहीं लेना है। ठीक, तो किसी भी एक आवेश का मान और दोनों के बीच की दूरी की क्या करा दे बेटा, गुणा, तो क्यू इंटू 12। ठीक है, इसको बेटा पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा पी से लिखते हैं और पी और फार्मूला होता है क्यू इंटू 12। ठीक, ये एक बेटा सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। कहाँ की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, यानी पी की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी इधर की ओर होती है, ऐसे करके, ये होता है पी। ठीक, कोई समस्या, इसको बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आज का हमारा जो डेरिवेशन है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो उसका चित्र बेटा हम बनाते हैं। बेटा तुम्हें फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप डायग्राम बना लोगे
तो कोई भी डेरिवेशन आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको डायग्राम से ही क्लियर करा दूंगा। ठीक, देखो कैसे करके, तो इसका डायग्राम डायग्राम अर्थात चित्र इसका कैसे बनेगा वो समझिए। ठीक है, तो बेटा जो हमारी हेडिंग है, हम हेडिंग को पढ़ते जाएंगे और अपना चित्र बनाते जाएंगे। ठीक, तो बेटा हेडिंग में क्या लिखा है सबसे पहले बताओ, वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव हमने सिखा दिया। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं बेटा बताओ, इसमें क्या लेंगे, एक इधर अगर प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं तो इधर माइनस क्यू, और इधर अगर माइनस क्यू ले रहे हैं बेटा तो इधर प्लस क्यू, तो इधर लेते हैं माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। ठीक है, बताओ इनके बीच की दूरी मानते हैं बेटा कितनी, 2l। ठीक, फिर बेटा इसका कोई भी एक नाम रख देंगे। ठीक है, तो नाम अपनी मर्जी से जो चाहो वो रख दोगे, उसी हिसाब से थ्योरी में लिखोगे। ठीक है, तो नाम हमने मान लो इसका ले ले रहे हैं कितना, ए और बी। ठीक, तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा, ए बी है, सही है। जिसका मध्य बिंदु मानते हैं बेटा, मध्य बिंदु कितना होता है, ओ। ठीक, तो बेटा ओ से, अब ये बताओ ए से लेकर बी तक की पूरी दूरी कितनी, 2l है। तो बेटा ए से लेकर ओ तक की ये बीच वाला बिंदु है मध्य वाला, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, l, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, l। ठीक, अब बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो हमारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव। हमें ज्ञात करना है इसकी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति कहाँ होती है वो समझिए। तो बेटा अभी हमने समझाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l। दिशा कहाँ होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, तो इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो होगी A से B की ओर, इधर ऐसे करके। ये कौन होगा बेटा, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब बेटा अक्षीय स्थिति कहाँ होती है, तो अक्षीय स्थिति में पॉइंट हमें कहाँ लेना है, बिंदु O से कुछ दूरी पे पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और कहाँ लेंगे, P की दिशा। ठीक है, तो जब बेटा पॉइंट हम P की दिशा में लेंगे, कहाँ लेंगे, P की दिशा में। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति में। ठीक है, या फिर अक्षीय स्थिति हम समझ सकते हैं कि ए बी जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अक्ष पर पॉइंट। तो अक्ष कौन सी होती है बेटा, ये जो ए बी है यही इसकी क्या है, अक्ष है। ठीक है, तो अक्ष पर ही हमें क्या करना है, पॉइंट लेना है, तो पॉइंट कौन सी स्थिति में हो जाएगा, अक्षीय में। ठीक, तो अक्ष बेटा यही है, तो इसकी इसी अक्ष के अकॉर्डिंग इधर हम कुछ पॉइंट कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा। पॉइंट मान लो हमने कौन सा ले लिया, एम। ठीक, तो इसी पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यही पॉइंट हमारा कहलाता है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय में क्यों, क्योंकि इसी की अक्ष के अनुदिश है, मतलब अक्ष के समांतर जब हम कोई पॉइंट लेंगे तो अक्षीय स्थिति में होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब अक्षीय को अनुदैर्ध्य क्यों कहते हैं, ठीक, तो बेटा जब समांतर वाली स्थिति होती है तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य, और जो लंबवत वाली स्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। ठीक है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा बेटा अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो बेटा अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, वे तरंगे जो जब माध्यम में चलती हैं, ठीक है, तो वे तरंगे जिनमें तरंग के संचरण की दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं, या तरंग के चलने के दिशा के समांतर माध्यम के कण कंपन करते हैं। ठीक, तो वो तरंगे कहलाती कौन सी, अनुदैर्ध्य। जैसे मान लो तरंग इधर जा रही है करके, ठीक है, तो माध्यम का जो कण है वो भी इस तरीके से इसके समांतर इस तरीके से वाइब्रेट करेगा बेटा। ठीक है, तो ये कहलाएगी कौन सी, अनुदैर्ध्य। ठीक है, और अगर तरंग इस तरीके से जा रही है और कण इस तरीके से कंपन कर रहे हैं, इसके कैसे, लंबवत। अगर लंबवत कंपन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी बेटा अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी कहलाएगी, अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य में कैसे, समांतर, अनुप्रस्थ में कैसे, लंबवत। ठीक है, तो बेटा हमारी जो अक्षीय स्थिति में पॉइंट कहाँ ले रहे हैं बताओ, इसके समांतर, तो इसलिए इसी को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। ठीक, अब देखो बेटा, तो हमें इस पॉइंट पर क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे वो समझिए। मुझे बताओ यहाँ वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं बेटा, कितने आवेश हैं, दो आवेश। ठीक है, एक है माइनस क्यू और एक कौन सा है, प्लस क्यू। ठीक, अब बेटा सिंगल चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लेक्चर नंबर 6 में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। अगर जैसे मान लो हमारे पास ये सिंगल चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, इससे स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे तीव्रता का फार्मूला हमने ये पढ़ाया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा अगर आपने लेक्चर नंबर 6 देखा है। ठीक, तो बेटा प्लस आवेश है
तो प्लस आवेश की वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा आवेश से दूर की ओर। कहाँ की ओर लेते हैं बेटा? आवेश से दूर की ओर, ये दिशा हो जाएगी। तो ये, और अगर बेटा यहाँ पे ये माइनस चार्ज होता, कैसा चार्ज होता? माइनस क्यू, तब भी बेटा हम सूत्र ही लगाते तीव्रता का बिंदु आवेश की वजह से, 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बेटा इसकी दिशा में चेंज आ जाता, दिशा अब इसकी कहाँ हो जाती? प्लस की वजह से आवेश से दूर की ओर, तो माइनस की वजह से होती है आवेश की ओर, तो बेटा आवेश की ओर बन जाती डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक है, मतलब जैसा आवेश होता है उधर दिशा बनाते हैं, कब? जब माइनस आवेश होता है। आवेश से दूर की ओर कब बनाते हैं? जब प्लस आवेश होता है। ठीक है, तो बेटा सिंगल चार्ज की वजह से ही फॉर्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पर बोलो कितने आवेश है? यहाँ पर कितने आवेश है बेटा? यहाँ पर 2 आवेश है। एक कहाँ रखा है? बिंदु ए पर, कितना? माइनस क्यू। एक कहाँ रखा है बेटा? बिंदु बी पर, कितना? प्लस क्यू। ठीक है, अब हमें बेटा क्या करना है? इस पॉइंट पर इस पूरे के पूरे, ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव है, तो पूरे के पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें कितने आवेश है बोलो? 2 आवेश है। तो बेटा पहले एक आवेश की वजह से इस पॉइंट पर तीव्रता निकाल लो, और फिर दूसरे आवेश की वजह से तीव्रता निकाल लो, और दोनों की परिणामी तीव्रता निकाल लो। ठीक है, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, लेकिन अब निकालोगे किस तरीके से? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? पहले सिंगल चार्ज की वजह से देखेंगे। तो बताओ ये कैसा चार्ज है हमारा? बिंदु बी पर रखा है बेटा। ठीक, ये कैसा है बेटा? प्लस का माइनस का? दिखाई दे रहा है प्लस का चार्ज है। ठीक है, तो प्लस का है, तो इसकी वजह से तीव्रता की दिशा कहाँ होगी बोलो? इस बिंदु पे तीव्रता चाहिए, यहाँ प्लस आवेश है, तो बिंदु इधर है बेटा, तो इस आवेश से कहाँ बनाना है हमें? दूर की ओर। तो जब दूर की ओर बनाएंगे तो किधर बनाएंगे बेटा? इधर या इधर? बताओ। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि प्लस की वजह से कहाँ होता है? दूर की ओर, तो दूर की ओर बेटा इधर बना देंगे। ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी वजह से? प्लस क्यू आवेश की वजह से। इसको मान लेंगे बेटा कितना? E1। कितना मान लेंगे? E1। ठीक है, अच्छा बेटा अब देखो दूसरा कौन सा आवेश है हमारा? दूसरा कौन सा है? दूसरा है माइनस क्यू। ठीक है, अब माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश की वजह से तीव्रता कहाँ होती है बेटा? आवेश की ओर। ठीक है, तो आवेश इधर रखा है, आवेश इधर रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें तीव्रता चाहिए, तो आवेश की ओर किधर बनेगा? मतलब इसकी ओर को बनानी है, तो इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, इधर की ओर बनाएंगे। इधर कितना? E2। इसकी वजह से बेटा कितना मान लो? E2। ठीक है, E2 वेक्टर। अब मुझे बताओ E1 वेक्टर बेटा इधर जा रहा है और E2 वेक्टर इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर एक दूसरे कैसे हैं बेटा? विपरीत हैं, और जहां दोनों सदिश बेटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं वहां उनके बीच का कोण कितना होता है बेटा? तो बीच का कोण होता है कितना? 180। ठीक, बोलो इतनी बात में कोई परेशानी? सही है, तो अब हमारा चित्र बन गया बेटा। अब हम E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान, और दोनों क्या निकालेंगे? परिणामी। ठीक है, परिणामी का सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक, चित्र में कोई भी समस्या किसी को हो तो बताओ बेटा। ठीक, अब समझिए इसके बाद, अब ये हमने चित्र बना लिया। हमने बताया किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? चित्र। ठीक है, अब चित्र बन गया, इसके बाद तुम्हें कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। ठीक है, इसकी पूरी जो भी थ्योरी लिखी जाएगी, जो भी इसमें हम थ्योरी लिखेंगे वो सब इसी चित्र से लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो चित्र से क्या लिखना है थ्योरी बोलो? पहले चित्र को देख के समझते हैं। इसमें बोलो बेटा जैसा हमने चित्र में किया है, जैसा हमने चित्र में किया है बस वही थ्योरी लिखनी है, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। ठीक, तो बेटा चित्र में हमने सबसे पहले क्या बनाया था? एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसका नाम क्या है बेटा? AB। क्या नाम है बेटा? AB। ठीक है, कहाँ रखा है ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन कितना है बेटा? K है। कितना है? K। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर एक बिंदु कौन सा है बेटा? M है। ठीक है, M है, जिस पर हमें क्या निकालना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा O से हम M तक की एक दूरी भी मानते हैं, दूरी यहाँ पर कितनी लेंगे बेटा? यहाँ O से M तक की दूरी लेते हैं बेटा स्मॉल r। कितनी लेते हैं? स्मॉल r। ये बेटा O से M तक की दूरी है, कहाँ से कहाँ तक की? O से M तक की। ठीक, बात समझ में आ गई? तो थ्योरी में क्या लिखोगे बेटा? थ्योरी में लिखोगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। अभी हमने समझाया था। ठीक है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक कितना है बेटा? जिसका परावर्तनांक K है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक K है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु कौन से थे बेटा? इसके मध्य बिंदु O से। मध्य बिंदु कौन से थे? O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। कौन सी स्थिति में बेटा? अक्षीय। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन सा है बेटा? M है, जिस पर हमें क्या करना है? जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन कौन सी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता?
दोनों की वजह से जो परिणामी निकल के आएगी वो, ठीक है। तो जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो थ्योरी में क्या लिखोगे बोलो, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखोगे, माना, देखो लिखते हैं क्या लिखोगे थ्योरी में, माना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है बेटा, P बराबर Q इंटू 12 है, ठीक है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है, ठीक। एक ऐसे माध्यम में, एक ऐसे माध्यम में, ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक कितना है बेटा, K है, ठीक। इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा है बेटा बोलो, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय अक्षीय स्थिति में, ठीक। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु, एक बिंदु M है, एक बिंदु M है, जिस पर हमें, जिस पर हमें, जिस पर हमें परिणामी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक। तो बोलो बेटा चित्र में थ्योरी में कोई समस्या, क्या लिखोगे थ्योरी, देखो इसी से देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है, एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका परावैद्युतांक कितना है बेटा, K है। इसके मध्य बिंदु कौन से, इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन सा है बेटा, M है, जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। बताओ कोई समस्या है इसमें। इसके बाद अब क्या करना है बेटा, अब लिखोगे अतः, तो हमने बताया ही था। पहले क्या करेंगे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता निकाल लो, कितनी हो जाएगी E1, और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता निकाल लो, कितनी हो जाएगी E2, और दोनों क्या निकाल लो, परिणामी, ठीक है। तो पहले किसकी वजह से निकालेंगे बेटा, प्लस क्यू आवेश की वजह से, ठीक। तो क्या लिखोगे, अतः द्विध्रुव के, अतः द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बेटा अतः द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी बेटा, उसे मान लेंगे हम E1, ठीक है। E1, E1 कितना होगा जरा बताओ। तो बेटा एक सिंगल चार्ज की वजह से फार्मूला हमने बताया था आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा बेटा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के इंटू आवेश कितना बेटा क्यू। तीव्रता बेटा एक सदिश राशि है, इसमें हम फार्मूले में चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, चिन्हों की वजह से इसकी क्या देखते हैं, दिशा। ठीक है, तो बेटा इसी आवेश को हम केवल क्यू रखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, तो ये तो इतना हो गया। अब बटे में क्या आती है बेटा, बटे में आती है दूरी, और दूरी का वर्ग। तो दूरी कौन सी बेटा, कहाँ आवेश है और कहाँ बिंदु है, तो बेटा आवेश से बिंदु तक की दूरी हम लगाते हैं यहाँ पे आर। ठीक है, तो ध्यान देना आपको ये आर नहीं लगाना है यहाँ पे पूरा आर नहीं रख देना है एकदम से। ठीक है, पहले देखो बिंदु कहाँ पर बेटा हमारा, बिंदु हमारा एम है, आवेश कहाँ है बेटा, आवेश हमारा ये। ठीक है, तो बेटा आवेश हमारा रखा है बिंदु बी पर, और तीव्रता कहाँ चाहिए हमें, एम पर। तो बेटा हम बी से लेकर एम तक की डिस्टेंस लगाएंगे यहाँ, बी से लेकर एम तक की। ठीक है, तो बी से लेकर एम तक की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, वी एम। ठीक है, और वी एम का होल स्क्वायर। ठीक, अब बोलो बेटा बी एम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, बी एम डिस्टेंस कैसे निकालोगे। ठीक, तो बी एम डिस्टेंस कैसे निकालोगे बोलिए। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा, ओ से लेकर एम तक। तो बेटा ओ से लेकर एम तक कितनी है, ओ से लेकर एम तक कितनी है बताओ, ओ से लेकर एम तक है आर। ठीक है, तो बेटा अगर हम इस ओ एम में से ये ओ बी डिस्टेंस घटा दें इधर की, तो क्या वी एम नहीं बच जाएगा, क्या बच जाएगा, वी एम। ठीक है, तो यानी कि ओ एम माइनस क्या कर देंगे, ओ बी, और वही क्या बचेगा, वी एम। अब ओ एम का मान कितना है बेटा, ओ एम का मान है आर। ठीक है, और ओ बी का मान क्या है बेटा, ओ बी का मान कितना है बेटा, एल। सही है, तो बेटा हम यहाँ पे bm की जगह क्या लगा देंगे बोलो, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, और बटे, हाँ बटे करेंगे बेटा ओ एम और माइनस ओ बी। ठीक है, तो ओ एम का मान आर माइनस ओ बी का मान एल, उसका स्क्वायर। ठीक है, दिशा कहाँ होगी बेटा इसकी, E1 की दिशा देखो इधर की ओर है, तो कहाँ, बी से एम की ओर, इधर की तरफ बनाएंगे, बी से कहाँ की ओर, एम की ओर। ठीक है, तो बेटा यहाँ इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बी से एम की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसकी दिशा दिखा देंगे। सही है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो बेटा इसको नोट करिए जरा। तो बेटा इसे नोट कर लिया होगा। ठीक, इसके बाद बेटा अब हमारी ये तीव्रता आ गई किसकी वजह से बताओ, ये तीव्रता आ गई प्लस क्यू आवेश की वजह से। ठीक, तो अब हमें तीव्रता निकालनी है किसके कारण, अब हम तीव्रता निकालेंगे बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो बोलो थ्योरी में क्या लिखोगे, अब थ्योरी में लिखोगे अतः द्विध्रुव के, ठीक है ध्यान देना, अतः द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा माइनस क्यू। ठीक है, तो अतः द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अतः द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब बताओ माइनस क्यू की वजह से यहाँ तीव्रता हम कितनी मान रहे हैं बेटा, E2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा, E2। ठीक, बताओ, तो E2 बराबर कितना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। चार्ज तो बेटा ये भी क्यू है, सही, लेकिन अभी रखा कहाँ है बेटा, चार्ज कहाँ रखा है, ए पर, और तीव्रता कहाँ निकाल दी हमें, एम पर। तो बेटा अब हम जो डिस्टेंस लगाएंगे इसमें वो लगाएंगे ए से लेकर एम तक। ठीक, ध्यान देना यहाँ फॉर्मूले में माइनस क्यू नहीं लगाएंगे, हमने पहले बताया था, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस क्या देखते हैं, दिशा, सूत्र में प्लस माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी कितनी, ए एम, ए से लेकर कहाँ तक की बेटा, एम तक की। ठीक है, तो इसमें ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस लगा लेंगे। अब मुझे बताओ ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस ये पूरी कैसे निकालोगे बेटा, तो अब हम क्या करें, पिछले वाले हमने क्या किया था बताओ, पिछले वाले हमने ओ एम में से ओ बी क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। अब हम ओ एम में ओ ए क्या कर देंगे बेटा, ये और जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी पूरी ए एम डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, अब बताओ ए ओ का मान भी कितना है, एल है। ठीक है, तो बेटा ए एम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी चित्र से बोलो, ये पूरा कितना आर, और प्लस इसमें ये करना है, तो आर प्लस एल कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। तो बेटा E2 के लिए यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और बटे कितना बेटा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये E2 का मान आ गया, बताओ बात समझ में आ गई, E2 का मान आ गया। अब इसकी दिशा कहाँ, तो बेटा इसकी दिशा है एम से इधर, और इधर कहाँ, माइनस क्यू आवेश की तरफ, माइनस क्यू कहाँ रखा है बेटा, ए पर। तो इसकी दिशा कहाँ बनाएंगे बेटा, इसकी दिशा बनाएंगे
एम से ए की ओर, ठीक है, इसकी दिशा हो जाएगी एम से ए की ओर, ठीक। कोई समस्या इसको समझने में? ठीक, ये समझ में आ गया? इसको नोट करो बेटा जरा। ठीक, तो नोट कर लिया। इसके बाद अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे बिंदु एम पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा? अतः बिंदु एम पर परिणामी परिणामी विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बताओ? अच्छा बेटा, जैसे मान लो, बताओ हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक ये वेक्टर कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। दोनों के बीच का कोण कितना है बेटा? थीटा। ये इनका क्या जा रहा है? मान लो परिणामी। परिणामी कैसे लिखते हैं बेटा? आर वेक्टर से, ठीक है, कक्षा 11 में आपने सीखा है। तो बेटा यहाँ परिणामी निकालने का क्या सूत्र होता है बताओ? यहाँ परिणामी निकालने का क्या सूत्र पढ़ा था आपने कक्षा 11 में? ठीक, तो कक्षा 11 में आपने इन दोनों के परिणामी का सूत्र पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नियम से आता है बेटा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज थीटा। क्या आता है बेटा? आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा वही हमारा यहाँ पर वेक्टर कितने? दो हैं। यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर थे, हमारे यहाँ E1 और E2 है बेटा, सही है। तो हम ए की जगह इसमें क्या लगा देंगे? E1। बी की जगह क्या लगा देंगे बेटा? E2, सही है। और परिणामी आर की जगह हम क्या मान लेंगे? आर की जगह मान लेंगे ई। परिणामी तीव्रता कितनी मान लेंगे बेटा? ई, ठीक है। तो इसी फार्मूले से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे करके। तो आर की जगह क्या रखना है बेटा? बोलो। ई बराबर अंडर रूट ए की जगह बोलो E1, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ठीक। बताओ बेटा, यही फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद अब समझिए बेटा, यहाँ थीटा कितना है? 180, क्योंकि यहाँ E1 E2 अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। तो थीटा यहाँ कितना लगा देंगे बेटा? 180। तो समझो यहाँ थीटा 180 रखोगे तो कॉज कितना हो जाएगा बेटा? 180। और कॉज 180 का मान कितना होता है बेटा? ठीक है, नहीं पता है तो याद रखना, कॉज 180 का मान होता है बेटा -1। कितना होता है? -1, ठीक। तो बेटा यहाँ कॉज 180 के कितने लगाओगे? -1। तो ई बराबर कितना आ जाएगा बोलो? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और कॉज 180 की जगह बेटा -1, ये माइनस और ये प्लस, तो बेटा कितना आ जाएगा बोलो? ई बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2, ठीक। ये आ जाएगा बेटा, इतना सबको समझ में आ गया? तो बेटा यहाँ ई बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा है कितना? 180। कॉज 180 वैल्यू -1। यहाँ -1 लगाओगे तो ये प्लस, ये माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, ठीक है। अब बेटा इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो जरा, इसको बी मान लो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, -2ab। तो कितना आ जाएगा बोलो? ई बराबर आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? ई बराबर अंडर रूट E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बोलो बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, या फिर हम कहें इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा? तो इसका वर्गमूल आ जाएगा ई बराबर E1 माइनस E2, केवल इतना, ठीक है। अब बेटा E1 E2 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, सही है। तो E1 E2 का मान लगा देंगे उससे, ठीक। तो देखो E1 E2 का मान कितना आ जाएगा जरा बोलो, लगाओ जरा, देखो यहाँ इधर। इसको तो बेटा थोड़ा इरेज कर रहा है।
ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। देखो तो बेटा ई बराबर कितना आएगा जरा बताओ। ई बराबर, हाँ ई बराबर ई वन माइनस ई टू। ई वन का मान कितना था बेटा? ई वन का मान देखो पीछे लिखवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू और बटे, बटे कितना था बेटा ई वन में? आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, माइनस ई टू का मान बेटा ये माइनस, ठीक है, और ई टू का मान कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बेटा जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की और क्यू देखो दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा। तो ई बराबर कितना बचेगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा? देखो इतना, ये तो इतना इतना बाहर आ गया, इतना तो क्या बचेगा ऊपर 1 और नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1/आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसमें से हमें इसे क्या करना है? देखो बीच में क्या लगा है माइनस, इसका मतलब इसमें से हमें क्या करना है बेटा? घटाना है, ठीक है। तो घटाने के लिए बेटा अगर हर समान होते हैं तो हम सीधे सीधे घटा देते हैं, अगर हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा? तो क्या करना है वो समझिए, इस वाले की इधर गुणा, इस वाले की इधर गुणा और नीचे इन दोनों की गुणा आपस में, ठीक है। ये मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। तो ई बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, तो बेटा इसकी इधर कराओगे तो कितनी आएगी? आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसकी इधर कराओ बेटा कितनी? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे नीचे बेटा आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो इसमें कोई समस्या किसी को? अच्छा बताओ ये स्क्वायर बेटा यहाँ पे भी है और इस पे भी है, तो इस स्क्वायर को कॉमन करके यहाँ लगा दे रहे हैं, देखो दोनों ब्रैकेटों के बाहर। अब ये स्क्वायर बेटा इस पे भी होगा और इस ब्रैकेट पे भी होगा, ठीक। अब सुनो इसके बाद क्या करना है बेटा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, यहाँ क्या करना है बेटा? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो बेटा, कितना आएगा बोलो? तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, ठीक है। यहाँ पर बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला, तो यहाँ ए माइनस बी का लगाओगे तो आर स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है। देखो बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए मतलब आर, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस के 2RL, ठीक। बटे बेटा कितना? बटे कितना आ जाएगा? बटे आ जाएगा कितना? देखो ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा? एक सूत्र पढ़ा हुआ तुमने, ए माइनस बी और ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अब एक ही जगह यहाँ कितना है आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बाहर किस पे लगा है स्क्वायर, तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या है इसमें बताओ? ठीक, इतना समझ में आ गया? तो ये ऊपर का बेटा थोड़ा जरा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद समझिए जरा बेटा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब यहाँ क्या करना है बेटा? इसको तो सेम ऐसे ही लिख लो, कितना? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसमें क्या करेंगे बेटा? इस ब्रैकेट को माइनस से खोलना है बेटा, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस से ब्रैकेट खोलने पे अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, ठीक है। तो बेटा माइनस से ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का आर स्क्वायर माइनस का
एल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 RL, ठीक, बटे कितना बेटा, बटे में बचेगा ये ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बेटा जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करूंगा, तो बेटा आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, इससे ये कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बोलो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, यहाँ से क्या बचेगा बेटा, ठीक, यहाँ से बचेगा देखो 2RL प्लस 2RL मतलब 4RL, जुड़ के कितना हो जाएगा 4RL, ठीक है, बटे कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा चित्र से आर ज्यादा है कि एल, बोलो आर ज्यादा है कि एल, तो सीधी सी बात दिखाई दे रहा है आर कैसा है, ज्यादा है, एल कैसा है, कम है, ठीक है, तो लिखेंगे बेटा चूंकि चित्र से आर ग्रेटर देन कैसा है बेटा, एल, आर ग्रेटर देन एल, इसलिए आर स्क्वायर और ज्यादा होगा किससे, एल स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर कैसा होगा बेटा, एल स्क्वायर से और ज्यादा होगा, ठीक, तो देखो ठीक है, तो बेटा आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कैसा है, बहुत कम, तो इस एल स्क्वायर को यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसे छोड़ने पर, तो इसे छोड़ दो बेटा एल स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ दोगे तो बेटा ई बराबर कितना आएगा बोलो, ई बराबर, ई बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू, तो यहाँ देखो ये कितना है बेटा, क्यू, ठीक है, क्यू है, कितना है क्यू, अब ये कितना है बेटा 4RL, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, बोलो ये 4R इंटू एल है, तो बेटा 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 को हमने R के साथ ले लिया बेटा और एक 2 को L के साथ ले लिया, ठीक, कोई समस्या, इसको जरा ब्रैकेट बंद कर लो बेटा, नीचे से बेटा एल स्क्वायर को हटा दो तो केवल क्या बचेगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला एल स्क्वायर तो हटा ही दिया, छोड़ दिया उसको, ठीक, कोई समस्या है इसमें, बताओ बराबर कितना, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो क्यू इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी हमने थ्योरी में लिखवाया था पी बराबर क्यू इंटू 12, पी बराबर क्यू इंटू 12, ठीक है, तो बेटा क्यू इंटू 12 को हम क्या मान सकते हैं पी, बटे कितना, ठीक, बटे कितना हो जाएगा, बटे देखो आर का स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है, तो आर की पावर कितना बेटा 4, ऊपर ये तो पी हो गया, इंटू क्या बचा 2R, क्या बच गया बेटा 2R, तो बोलो एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की पावर कितनी बच जाएगी, कितनी बच जाएगी बोलो 3, ठीक है, तो कितना आएगा बोलो ये ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये 2 और पी, क्या बचेगा बेटा 2P और बटे कितना R³ सही है, तो बेटा यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रूफ। अब बेटा एक बात और, इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे, इस सूत्र से तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, नहीं इस सूत्र से निकालेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ठीक है, अब इसकी हमें दिशा भी चाहिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहती है बेटा, सदिश रहती है, कैसी रहती है सदिश, ठीक है, तो दिशा कैसे निकालोगे बताओ, ठीक, तो मुझे बताओ चित्र में हमने अभी बनवाया था, तो चित्र में बोलो यही चित्र था, देखो ये माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, ये मध्य बिंदु पी की डायरेक्शन कहाँ थी बेटा माइनस से प्लस की ओर, ये इधर बिंदु था एम, ठीक, तो बेटा इस बिंदु पे इसकी वजह से तीव्रता कहाँ थी इधर E1, इसकी वजह से तीव्रता कहाँ थी बेटा इधर कितनी E2, ठीक, यही चित्र था, ई डायरेक्शन किसकी थी बेटा पी की, किसकी थी पी की, अब मुझे बताओ परिणामी तीव्रता कितनी आई हमारी, परिणामी तीव्रता आई बेटा ई बराबर E1 माइनस E2, यानी परिणामी तीव्रता हम किस तरीके से निकाल रहे हैं बेटा, परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं E1 में से E2 घटा के,
अब बताओ E1 में से E2 घटा के हम निकाल रहे हैं तो E का मान ये आ रहा है 1/4 के 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है, r क्यूब r की घात 3। बात समझ में आ गई। तो बताओ ये प्लस में आ रहा है माइनस में, बेटा क्या में आ रहा है, प्लस में, ठीक है। प्लस में आने का अर्थ ये है कि E1 ज्यादा है और E2 कम है। अगर बेटा वो माइनस में आता तो E2 ज्यादा होता, E1 कम होता, ठीक है। अब बताओ E1 यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा है ये कम है तो बेटा इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कौन, घटाने के बाद कौन बचेगा बताओ, घटाने के बाद बच जाएगा बेटा E1, ठीक है। तो इसका मतलब जो परिणामी बचेगा वो परिणामी किसके हिसाब से बचेगा, E1 के हिसाब से। तो जो E1 की दिशा होगी वही परिणामी की दिशा होगी, ठीक है। अब परिणामी कितना आ रहा है, E बराबर 1/4 के इंटू 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है। परिणामी कितना आ रहा है, E बराबर 1/4 के इंटू 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब जो परिणामी की दिशा होगी बेटा वो कहाँ होगी, E1 की दिशा में। E1 की दिशा कहाँ है बेटा, P की दिशा में, ठीक है। तो इसका मतलब परिणामी की दिशा भी कहाँ होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा बताओ, दिशा, तो दिशा इसकी ओर लिख लेंगे, ठीक है। तो दिशा समझ में आ गई, दिशा कितनी होगी जरा बताओ, दिशा, ठीक, दिशा हो जाएगी की P की दिशा में, सही है। दिशा हो जाएगी बेटा P की दिशा में, ठीक, इसकी दिशा, सही है। बात समझ में आ गई। तो दिशा कहाँ हो जाएगी इसकी, P की दिशा में, ठीक। तो पूरा डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया, ठीक। इस डेरिवेशन को बेटा नोट करिए, ठीक, तो नोट कर लिया होगा। तो बेटा इससे अगला हमारा जो डेरिवेशन है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक। तो वो बेटा हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।